आदरणीय उपसभापति जी, मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। महत्वपूर्ण साथियों ने यहाँ पर अपनी बातें रखी। आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी और एबी भाई रामदास अठावले जी बोल रहे थे। श्री राकेश सिन्हा जी ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और आरसीपी सिंह जी ने भी मजदूरों के संदर्भ की बातें बताई हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस गैर हाजिर है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2003 में उस समय के संदर्भ में तय हुआ था कि लेबर की जो एक कमेटी थी उसने संहिता ने ये बताया था कि श्रम कानून जो 44 हैं इनको कम किया जाए, 4 या 5 बनाया जाए। पर 2003-4 के बाद 2014 में ये प्रक्रिया अमल में आई और आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने चिंता की और इस बात को ध्यान दिया कि भाई ये महत्वपूर्ण सुझाव थे, पर कांग्रेस ने तब भी मजदूरों की चिंता नहीं की। और मुझे ध्यान है कि मजदूरों के संदर्भ में बात करने के लिए एक लंबी चर्चा करनी पड़ती है मजदूर संगठनों से और उद्योगों के स्वामियों से और इसके साथ साथ सभी राज्यों की सरकारों से। इस प्रक्रिया में समय लगता है। तो इस लोकसभा के पहले सत्र में पहला बिल हमने एक पहला कोड ऑन वेजेज पास किया था और बाकी 3 बिल आज यहाँ पर आपके बीच में रखे हुए हैं। तो मैं आज यहाँ पर भाग लेने वाले अपने जो सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें रखी हैं और आग्रह करूंगा कि वास्तव में जो बातें आपने बताई हैं, जो सोच आपने बताए हैं, हम श्रम मंत्रालय इस बात को समझ रहा है और जो हम लोग परिवर्तन लेकर आए हैं वो सबकी समझ में आ रहा है। हमारी सरकार सदैव से श्रमेव जयते के सिद्धांत को मानती है तथा एक श्रमिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। इसी उद्देश्य से हम अपने श्रमिकों को वेतन सुरक्षा, काम करने के वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा त्वरित विवाद निस्तारण प्रणाली देने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ में ही ये स्वीकार कर लिया था कि जितना महत्व सत्यमेव जयते का है उतना ही महत्व राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते का है। इसलिए हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि अपने श्रमिक को श्रमयोगी बनाते हुए उनके जीवन को सहज बनाने की कोशिश की जाए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिछले 6 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं वो हम सबकी जानकारी में है। जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को पेंशन देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की दिशा के साथ साथ मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, ईपीएफ तथा ईएसआईसी का दायरा बढ़ाना, विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने का प्रयास करना, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना, ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इसी क्रम में श्रम सुधारों की प्रक्रिया भी 2014 में जो आरंभ की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि अनेक श्रम कानूनों को समाहित कर उनमें सरलीकृत रूप से 4 लेबर कोड में परिवर्तित किया जाए। श्रम सुधारों का उद्देश्य ये है कि हम अपने श्रम कानूनों को बदलते कार्य जगत के अनुरूप किया जाए तथा श्रमिकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था दी जाए। सभापति महोदय, स्वतंत्रता के 73 वर्षों की इस यात्रा में आज के नए भारत का वातावरण, तकनीकी दौर, काम करने का तरीका तथा काम के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के साथ यदि भारत अपने श्रम कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन नहीं करता है तो हम श्रमिकों के कल्याण तथा उद्योगों के विकास दोनों ही उद्देश्यों में पीछे रह जाएंगे। आत्मनिर्भर श्रमिक के कल्याण और अधिकारों की संरचना 4 स्तंभों पर आधारित है।
सर्वप्रथम आत्मनिर्भर श्रमिक का पहला स्तंभ यानी वेतन सुरक्षा की बात करें तो स्वतंत्रता के 73 वर्षों के बाद भी और 44 श्रम कानून होने के बावजूद भी भारत के 50 करोड़ श्रमिकों में से लगभग 30% श्रमिकों को ही न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार था तथा सभी श्रमिक को समय पर वेतन नहीं दिया जाता था। इस विसंगति को पहली बार हमारी सरकार ने दूर करने का काम किया है तथा सभी 50 करोड़ संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। श्रमिक सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है उसे काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देना जिससे उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके और वो एक खुशहाल जीवन जी सके। इसके लिए ओएसएच कोड में पहली बार एक निश्चित आयु के ऊपर के श्रमिकों के लिए एनुअल हेल्थ चेकअप का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा से संबंधित स्टैंडर्ड्स को प्रभावी और गतिशील रखने के लिए उन्हें नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोर्ड के द्वारा बदलती हुई तकनीक के साथ साथ बदला जा सकेगा। ये बोर्ड एक त्रिपक्षीय संस्था होगी जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार, श्रमिक संगठन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि होंगे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। इस प्रक्रिया में हमारे सुरक्षा स्टैंडर्ड प्रभावी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। सुरक्षित वातावरण देने के लिए श्रमिक और एम्प्लॉयर साथ मिलकर निर्णय लें। इसके लिए सभी संस्थानों में सेफ्टी कमेटी का प्रावधान किया गया है। वर्तमान श्रम कानूनों में कैंटीन, क्रेच, फर्स्ट एड तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड दिए गए हैं। अब ओएसएच कोड में हमने इन सभी के लिए यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड देने का कार्य किया है जिससे ज़्यादा श्रमिक कल्याणकारी प्रावधानों का लाभ उठा सकें। श्रमिकों की ये समस्या रही है कि वे कई परिस्थितियों में ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वे किस संस्थान के श्रमिक हैं। इस समस्या के निदान के लिए नियुक्ति पत्र का कानूनी अधिकार हर श्रमिक को इस कोड के माध्यम से दिया गया है। वर्तमान में किसी श्रमिक को एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन का काम करने के बाद ही हर दिन 20 दिन पर एक दिन की छुट्टी पाने का अधिकार मिलता है। अब ओएसएच कोड में हमने छुट्टी की पात्रता के लिए 240 दिन की न्यूनतम अर्हता को घटाकर 180 दिन कर दिया है। कार्यस्थल पर चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर एम्प्लॉयर के ऊपर लगने वाले जुर्माने का कम से कम 50% अन्य लाभों के अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति को देने का प्रावधान कानून में पहली बार किया गया। इससे पहले नहीं मिलता था। इन सभी प्रावधानों के द्वारा श्रमिकों को कार्य करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया है। सभापति महोदय, महिलाओं को पुरुषों के समान ही कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी हम बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए पहली बार हमने ये प्रावधान किया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के संस्थान में अपनी स्वेच्छा के अनुसार रात में भी काम कर सकेंगी, परंतु नियोक्ता को इसके लिए उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने पड़ेंगे। श्रमिकों के लिए तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है व्यापक सामाजिक सुरक्षा। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की प्रणाली की व्यवस्था अपने श्रमिकों के लिए करें। इसी संकल्प के अनुरूप सोशल सिक्योरिटी कोड में ईएसआईसी और ईपीएफओ के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ईएसआईसी के दायरे को बढ़ाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। अब इसकी कवरेज देश के सभी 740 जिलों में होगी। इसके अतिरिक्त ईएसआईसी का विकल्प बागान श्रमिक, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा 10 श्रमिकों से कम श्रमिक वाले संस्थानों के लिए भी होगा। यदि किसी संस्थान में जोखिम कार्य होता है तो उस संस्थान को एक श्रमिक होने पर भी अनिवार्य रूप से ईएसआईसी के दायरे में लाया जाएगा। इसी प्रकार ईपीएफओ के दायरे को बढ़ाने के लिए वर्तमान कानून में संस्थानों के शेड्यूल को हटा दिया गया है और अब वे सभी संस्थान जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक हैं वे ईपीएफओ के दायरे में आएंगे। इसके अतिरिक्त 20 से अधिक
श्रमिक वाले संस्थान तथा स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए भी ईपीएफओ का विकल्प सोशल सिक्योरिटी कोड में दिया जा रहा है। 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक और गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे इन 40 करोड़ श्रमिक भाई बहनों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के लाभ जैसे मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन इत्यादि प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इन प्रयासों के द्वारा हमने एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभापति महोदय, औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम विवाद निस्तारण की एक प्रभावी प्रणाली अपने श्रमिकों को उपलब्ध करवाएं, जिससे औद्योगिक शांति सुनिश्चित हो सके। इस चौथे स्तंभ को देने के लिए आईआर कोड में एक व्यवस्थित विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत हमने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को मजबूत बनाया है। मैं यहाँ पर ये भी माननीय सदस्यों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि आईआर कोड में परिभाषाओं को वर्तमान की तुलना में और ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है। उदाहरण के लिए वर्कर्स की परिभाषा में शामिल सुपरवाइजर की वेतन सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुपरवाइजर आईआर कोड की परिधि में आएंगे। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि अन्य श्रेणी के श्रमिकों के लिए कोई वेतन सीमा नहीं है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को आईआर कोड में लाने पर मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान में भी संस्थान अपने आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में रखते हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी की भांति सेवा शर्तें, छुट्टी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेच्युटी इत्यादि नहीं मिल पाती है। एक संतुलन बनाते हुए हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की सेवा शर्तें, वेतन, छुट्टी एवं सामाजिक सुरक्षा भी एक रेगुलर एम्प्लॉई के समान ही होंगी। माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुकिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुके। माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुके। अभी एक बज चुका है और मैं माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा अपना ओपिनियन दे। Vice Chairman sir, I propose that the House may be extended to dispose of the today's business until it is disposed. We may extend. I would also like to make an announcement that the lunch arrangements have been made for the honourable members of Parliament, and in room number 70 and 73, this arrangement has been made. They may have the lunch in room number 70-73 if they desire so. Sense of the House है, we continue till the disposal of the business. Yes. Honourable Minister, please continue. सभापति महोदय, आईआर कोड में स्ट्राइक के प्रावधानों पर भी मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी श्रमिक का स्ट्राइक पर जाने के अधिकार सरकार ने वापस नहीं लिया है। स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन के नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर इसलिए लागू की गई है कि जिससे कि इस अवधि में सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। श्रमिकों के स्ट्राइक पर जाने से ना तो श्रमिकों का और ना ही इंडस्ट्री का कोई लाभ होता है। जहां तक आईआर कोड में रिट्रेंचमेंट, क्लोजर या ले ऑफ में थ्रेशोल्ड को 100 श्रमिक से बढ़ाकर 300 श्रमिक करने की बात है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों को भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप श्रम कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए 16 राज्य पहले ही अपने यहाँ ये सीमा बढ़ा चुके हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी ये अनुशंसा की थी कि इस सीमा को बढ़ाकर 300 कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रावधान का एक पक्ष ये भी होता है कि ज़्यादातर संस्थान 100 से अधिक श्रमिकों को अपने संस्थान में नहीं रखना चाहते हैं, जिससे अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है। इकोनॉमिक सर्वे 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य में इस थ्रेशोल्ड को 100 से 300 करने के उपरांत बड़ी फैक्ट्रियों की संख्या के साथ साथ
श्रमिकों के रोजगार सृजन में बढ़ोतरी हुई। माननीय मंत्री जी, छटनी के माननीय मंत्री जी, पूर्व कमी आई। माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय मंत्री जी, सर मास्क जरा चढ़ा लें। सभापति महोदय, इससे ये स्पष्ट होता है कि इस एक प्रावधान के बदलने से देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए निवेशक प्रेरित होंगे और ज़्यादा संख्या में बड़ी फैक्ट्रियों के स्थापित होने से रोजगार के कहीं ज़्यादा अवसर हमारे देश में श्रमिकों के लिए उत्पन्न होंगे। श्रमिकों को संस्थानों में उनके अधिकार दिलवाने के लिए ट्रेड यूनियंस का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके इस योगदान को स्वीकार करते हुए कानून में पहली बार ट्रेड यूनियन को संस्थान के स्तर पर, राज्य के स्तर पर तथा केंद्र के स्तर पर मान्यता दी जा रही है। सभापति महोदय, किसी भी श्रमिक की ये नौकरी यदि छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से IR कोड में पहली बार री-स्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। इन श्रमिकों को इसके लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। सभापति महोदय, कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं उनका वेतन 18,000 रुपये से कम है तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डाटा बेस बनाने का प्रावधान, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को पोर्टेबिलिटी, एक अन्य हेल्पलाइन की व्यवस्था तथा उन्हें साल में एक बार अपने मूल स्थान पर जाने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, क्योंकि श्रमिक और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए बदलते परिवेश में हमारे श्रमिक और उद्योगों की आवश्यकताओं में संतुलन होना चाहिए। इन लेबर कोड्स में जहां एक तरफ श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था भी की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन या कई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक संभव है अब हम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस इत्यादि को समयबद्ध सीमा में और ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, हमने कई विस्तृत विषयों पर कानून न रखकर नियम बनाने का प्रावधान किया है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बदलते हुए समय के साथ साथ Honorable members, let's keep silence in the house. कि कानून में Honorable members, उदाहरण के लिए आज फैक्ट्री एक्ट तथा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट में छोटे से छोटे स्पेसिफिकेशन को भी एक्ट में ही रखा गया है, जिसके कारण समय के साथ साथ उनका बदलाव कठिन हो जाता है। उसी प्रकार कई परिभाषाओं में वेतन सीमा को कानून में होने के कारण कई वर्षों तक आर्थिक स्थिति बदलने के बावजूद भी आसानी से बदला नहीं जा सका है। इसलिए कानून में बदलते परिदृश्य के सापेक्ष फ्लेक्सिबिलिटी रखना उचित है। सभापति महोदय, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा में किसी भी प्रकार राज्य सरकार के अधिकारों को सीमित नहीं किया गया है, बल्कि कई प्रावधानों में राज्य सरकारों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि वे अपने राज्य की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रावधानों में सरलता से परिवर्तन ला सकें। सभापति महोदय, इस प्रकार इन 4 लेबर कोड्स के माध्यम से हम एक तरफ श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये प्रयास भी है कि एक सरल अनुपालन व्यवस्था के माध्यम से नए उद्योगों का विकास हो, जिससे हमारे कार्यबल के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। मैं आशा करता हूं सरकार के इस प्रयासों में आप सभी माननीय सदस्य सर्वसम्मत समर्थन देने की कृपा करेंगे और ये एक ऐतिहासिक बिल जो हम पार करने जा रहे हैं उसमें हम सब मिलकर भागीदार बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दें।